अब जनाब सबसे पहली बात ये कि डेफिनीशन ऑफ पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड की सबसे पहले हम डेफिनीशन जो है वो देख लेते हैं। अब ये फर्स्ट टेक्निक कह सकते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग की। पे बैक पीरियड के वर्ड पे अगर गौर करें तो इसका सिंपल मतलब ही ये बनता है कि आपको कितनी देर के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाती है, कितना वक्त लगेगा कि आपकी टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें रिकवर हो जाएगी। या यूँ कह लें कि हम ये कहते हैं हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रिकवर ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट is called payback period. This technique tells actually it is a technique which tells us how much time is required to recover over initial investment. अब हमारा जो ये पे बैक पीरियड मेथड है या जो टेक्निक है कैपिटल बजटिंग की, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल we purchased a car for rupees 10 लाख। हम एक कार परचेज करते हैं 10 लाख की एंड इट विल गिव कैश इनफ्लोज या नेट कैश इनफ्लोज अप टू 5 years and cash inflows are rupees 2,50,000 every year। हमें हर साल जो कैश इनफ्लो होगा, नेट कैश इनफ्लो होगा, वो 2,50,000 होगा। अब इससे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो किस तरह से पता चलेगा कि कितनी देर के अंदर हमारा 10 लाख रुपया हमें रिटर्न हो जाएगा। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि अगर एक साल में हमें 2,50,000 रुपये जो हैं वो रिटर्न होंगे तो 2 साल में जो है वो 5 लाख, 3 साल में 7.5 लाख और 4 साल के अंदर जो है वो 10 लाख रुपए हमें पूरे के पूरे रिटर्न हो जाएंगे। अब इसको अगर हम लोग एक फार्मूला बना के उसकी मदद से कैलकुलेट करना चाहें, या जो इसका फार्मूला बनता है जो ये बताता है कि कितना टाइम लगता है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में, वो फार्मूला इस तरह से होगा। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अब इसी को अगर हम यूज़ करके देखें तो ऊपर हम न्यूमरेटर में लेते हैं
10 लाख और डिवाइड कर देते हैं 2,50,000 जो हमें हर साल रिसीव होगा इस इन्वेस्टमेंट से, तो इसका आंसर आता है जी 4 ईयर्स। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 4 साल के टाइम के अंदर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें पूरी की पूरी रिकवर हो जाएगी। अब अगर हम लोग इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस करना चाहें, यहाँ पर तो इस तरह से था कि आपका जो कैश फ़्लो था, आपके जो इनफ्लोज थे वो हर साल सेम थे, तो आपका ये फार्मूला जो है वो बहुत सिंपल सा था। इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट की और आपने जो है वो पे बैक पीरियड फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आपके कैश फ्लोज इवन ना हो, इवन कैश फ्लोज से क्या मुराद है, द कैश इनफ्लोज आर सेम एवरी ईयर। जैसे हमने इसमें कहा कि जी 2,50,000 आपको हर साल जो है वो मिलेंगे, इसका मतलब है कि ये जो है ये तो आपकी इवन कैश फ्लोज हैं। लेकिन अगर अनइवन कैश फ्लोज हों तो उस सूरत में क्या हो सकता है, किस तरीके से हम लोग जो है वो अकाउंटिंग जो है वो अकाउंट पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन उस सूरत में इस तरह से होगी। अब पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये करते हैं कि यही इन्वेस्टमेंट जो है इसको हम थोड़ा सा चेंज करके, इसके जो कैश फ्लोज हैं इनको चेंज करके जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमने ये किया कि जी कार परचेज़ की है किसी रूट पे चलाने के लिए, 1 मिलियन की हमने एक कार परचेज़ की। अब इस कार से हमें जो इनफ्लोज होंगे हम उनको यहाँ पे मेंशन करते हैं। हम लिखते हैं जी ईयर 1 2 3 4 5 ईयर्स इस कार की जो है वो लाइफ है, ये 5 ईयर्स तक हमें इनफ्लोज देगी। अब अगर हम लोग इसके बाद देखें तो कैश जो है आपके फ़्लोज़ उनको मेंशन कर लेते हैं। कैश फ़्लोज़ मतलब कैश इनफ्लोज़। अब हमारे कैश फ़्लोज़ को अगर हम इसमें ज़ूम कर लें जी, हमें पहले साल जो है वो 2 लाख इनफ्लो होता है, दूसरे साल जो है वो 3 लाख का इनफ्लो होता है, तीसरे साल जो है वो 4 लाख का इनफ्लो होता है। हमारे रूट के ऊपर जो है वो पहले से बेहतर जो है वो हमें जो है वो कह लें कि बिज़नेस मिल रहा है। और फिर इसके बाद जो है वो अगेन 4 लाख का हमें इनफ्लो होता है, और फिर उसके बाद 5th ईयर में 5 लाख का इनफ्लो होता है। अब ये जो कैश इनफ्लोज़ हैं ये अनइवन है। आप इसमें अनइवन से मुराद क्या है कि ये सेम कैश फ्लोज़ नहीं है। पहले साल कम था, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर मतलब उतना ही, और उसके बाद फिर उससे भी मज़ीद इंक्रीज़ कर गया, और ये डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो आपके कैश फ्लोज़ जो हैं वो अनइवन हैं। इस सूरत में आप करें ये कि एक कॉलम बनाएं कम्युलेटिव कैश फ्लोज़ का, कम्युलेटिव कैश फ्लोज़, ये कॉलम एक बना लें। अब इसके अंदर आप ये करेंगे कि पहले साल का कैश फ़्लो एज़ इट इज़ लिख के उसके अंदर उससे अगले साल का अगर कैश फ़्लो ऐड करेंगे तो अब ज़ाहिर है ये अमाउंट जो है वो बन जाएगी 5 लाख। फिर इसके बाद आप उससे अगले साल का कैश फ़्लो इसमें ऐड करेंगे तो आपकी जो अमाउंट बन जाएगी वो है 9 लाख। उससे अगले साल का कैश फ़्लो इसमें ऐड करेंगे तो 13 लाख। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो 18 लाख। अब इसकी बेस के ऊपर हमें जो है वो इसका अकाउंटिंग पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन के लिए आप अब फार्मूले में थोड़ी सी चेंज कर लें। अब पे बैक पीरियड इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये है ऊपर हेडिंग दे दी, और ये अब हम करेंगे ये कि जी कंप्लीट ईयर्स देंगे जितने बनते हैं, प्लस उससे ऊपर कितना टाइम रिक्वायर्ड है। उसके लिए हम ये करेंगे कि ब्रैकेट में लिखेंगे फर्दर कैश रिक्वायर्ड जो है हमें
डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो, अगले साल का जो कैश इनफ्लो है वो हम लिख लेंगे। अब ये हमने फार्मूला थोड़ा सा अमेंडमेंट करके जो है वो बनाया है। इसके अंदर किस तरह से हम करेंगे कि जी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी वो टोटल थी 1 मिलियन, ठीक हो गया। अब ये जो 1 मिलियन की हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, अगर इसको हमने पूरा करने के लिए टाइम फाइंड करना है तो पहले जो 3 साल हैं, फर्स्ट 3 ईयर्स, उसमें अगर हम लोग कम्युलेटिव कैश फ्लोज को देखें तो हमें 9 लाख जो है वो 3 ईयर्स में रिकवर हो जाता है। 3 ईयर्स में हमें 9 लाख रिकवर हो जाता है। हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्लीट ईयर्स 3 प्लस, अब कितनी अमाउंट है जो शॉर्ट है, आप ये करें कि आप इसका डिफरेंस ले लें 1 मिलियन से, तो मतलब आपको फर्दर जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो है 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख रुपीज़ की अमाउंट जो है वो आपकी कम थी 10 लाख पूरा होने में। इसके लिए ज़ाहिर है पूरा साल तो नहीं लगेगा। अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट ईयर का जो टोटल कैश जो है वो इनफ्लो हो रहा है वो है 4 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे साल में 1 लाख नहीं आएगा, ये चंद महीनों के अंदर 2-3 माह के अंदर तकरीबन ये अमाउंट आपको रिकवर हो जाएगी। तो आप इसका जो मैथमेटिकल तरीका है, फार्मूला है, उसके साथ इसको कैलकुलेट करें। आप डिवाइड कर दें अगले साल का टोटल जो कैश इनफ्लो है उसके साथ। तो हम 4 लाख से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब आंसर ये बनेगा 3 ईयर्स प्लस, इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं हम लोग तो ये बनता है जी 0.25। अब 0.25 ईयर्स नहीं होते, हम इसके मंथ्स बना लेते हैं, या हम इसके अगर कन्वर्जन करना चाहें इसकी मंथ्स के अंदर तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद 12। हम ईयर्स से इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 ईयर्स एंड 3 months are required to recover over इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मेरे ख्याल से इसकी आपको समझ आ गई होगी कि जब इवन कैश फ्लो होते हैं तो तब हमारा ये बेसिक फार्मूला हमारे काम आता है, इसी से हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे कैश फ्लोज जो हैं वो अनइवन हो जाते हैं, वो इवन नहीं होते, वो सेम नहीं होते, तो उस सूरत में हमें थोड़ी सी जो है वो उसके अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ती है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी बढ़ जाती है। हमें उस सूरत में जो है वो कैश फ्लो के लिए कम्युलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद हम फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसको अगर डिस्कस करें कि इसके मेरिट्स क्या हैं और डी मेरिट्स क्या हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी एग्जांपल्स भी ले ली हैं और इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लिया है। जनाब इसके अंदर पहली बात तो ये याद रखें कि इसके मेरिट्स में अगर हम लोग बात करें तो मेरिट नंबर 1, और ये सिंगल मेरिट ही एक बनता है कि दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। अगर इसके एडवांटेजेस पे बात करें, मेरिट्स पे बात करें, तो मेरिट ये है सिंपल एंड इजी टेक्निक, सिंपल एंड इजी टेक्निक इन कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लोग इसके डी मेरिट्स पे बात करें तो इसके 2 डी मेरिट्स हमें क्लियरली समझ आ रहे हैं इन एग्जांपल से कि जी एक तो ये कि ये नॉन डिस्काउंटेड मेथड है ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यूएशन। इसके अंदर आप लोग जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं, मीन के इग्नोर्स टाइम वैल्यू। ज़ाहिर है आज जो आप स्पेंड कर रहे हो 1 मिलियन,
वो अगर आपको रिकवर हो रहा है 5 साल में या 3 साल में, तो अब वो जो 5 या 3 साल में आपको 1 मिलियन रिकवर हो रहा है, उसकी वैल्यू आज के 1 मिलियन से कम है यकीनी तौर पे। इसलिए ये जो मेथड है आपका कैपिटल बजटिंग टेक्निक का, इसका ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये आपको डिसीजन देने के लिए सही गाइड नहीं करता। और फिर इसके बाद हम यूँ कह सकते हैं कि दूसरा इसका डीमेरिट ये है कि आफ्टर पे बैक पीरियड जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आफ्टर पे बैक पीरियड कैश फ्लोज आर इग्नोर्ड इन दिस मेथड। आप इस मेथड के अंदर जो आफ्टर पे बैक पीरियड है कैश फ्लोज आ रहे हैं, वो चाहे जितने मर्ज़ी हों, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, और ये भी इसका एक ड्रॉबैक होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसी मेथड को, जो पे बैक पीरियड मेथड है, इसको मज़ीद अफेक्टिव अगर हम लोगों ने बनाना हो अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग अगर इसको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के तौर पे यूज़ करें, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बना के इसको इस्तेमाल करें, हम साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो कंसीडर करें। आज हम जानते हैं जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो अगर उतनी ही अमाउंट हमें 1 साल बाद 2 साल बाद मिलेगी, तो वो यकीनन वैल्यू कम रखती है आज की अमाउंट से। लिहाजा हमें उसकी डिस्काउंटिंग करके देखना चाहिए, फिर कंपैरिजन करके हमें डिसाइड करना चाहिए कि वेदर हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जनाब इसकी हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड की। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एग्ज़ाम्पल यूँ है कुछ कि जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो मशीनरी जो है वो एक ख़रीदी जिसकी लाइफ है 5 इयर्स, बल्कि हम 6 इयर्स कर लेते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंटेड मेथड है। तो जो आप लोगों की फ्यूचर कैश फ्लोज़ हैं, उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी जब उसको डिस्काउंट करेंगे। तो इसके अंदर हम यूँ कर लेते हैं, हमने एक मशीन परचेज़ की है, मशीन परचेज़ की है जो कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट की है हमने फॉर ₹1,00,000। हमने 1 लाख की एक मशीन परचेज़ की है जो हमें कैश फ्लोज़ कुछ इस तरह से देगी। उन कैश फ्लोज़ को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी डिस्काउंटिंग करते हैं, और फिर उसके बाद अगले कॉलम में हम लोग उनका जो है वो कम्युलेटिव कैश फ्लो बनाएंगे। तो एक कॉलम का इसके अंदर हम इजाफ़ा कर लेते हैं। हम लिखते हैं जी यहाँ पे ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद हम ये करते हैं कि जी इसके कैश फ्लोज़ लिख लेते हैं। कैश फ्लोज़ सपोज जी इवन कैश फ्लोज़ हैं 25,000 एवरी ईयर अप टू 6 ईयर। अगर हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, इस चीज़ को डिसाइड करना हो इसके पे बैक पीरियड, जो सिंपल पे बैक पीरियड था उसकी बेस पर, और मैं ये तय कर लूँ कि मुझे अगर 5 साल के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट मिल जाए, जो मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 1,00,000 अगर 5 साल में मुझे मिल जाए, तो मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूँगा। अगर 5 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। अगर ये क्राइटेरिया मैं सिंपल पे बैक पीरियड की मेथड के ऊपर जो है डिसाइड करना चाहूँ, तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। पहले हम उस तरीके से भी ज़रा देख लेते हैं कि जी पे बैक पीरियड सिंपल जो है वो क्या है। पे बैक पीरियड अगर सिंपल तरीके से मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसको
जैसे कि पहले हमने पढ़ा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को न्यूमरेटर में लिखूँगा और डिनोमिनेटर में जो मुझे एनुअल कैश फ्लोज इवन हैं वो मिल रहे हैं उनसे मैं उसको डिवाइड कर दूँगा। तो इसका आंसर क्या आता है? एक्चुअली 4 ईयर्स के अंदर मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वापस मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिंपल पे बैक पीरियड की मदद से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। मैं पहले सोच के ये बैठा हुआ था, मैंने प्लान ये किया था कि 5 ईयर्स के अंदर अगर मुझे रिकवर हो जाती है अमाउंट तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो अब ये 4 साल के अंदर रिकवर हो रही है, देयरफॉर मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। बट ये एक जो है वो वीक मेथड है, ये आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा, इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जा रहा है। लिहाजा हम लोग इसी को देखें अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बेस के ऊपर तो शायद ज़्यादा बेहतर हमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा बेहतर हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि जी इसको मैं सपोज़ करता हूँ कि जी 10% जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो हो रही है, तो उस वजह से मैं अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो 10% डिस्काउंट करता हूँ। जो फ्यूचर इनफ्लोज़ हैं उनको 10% पे डिस्काउंट करता हूँ। तो मैं ये करता हूँ यहाँ पर कि इनकी डिस्काउंटिंग के लिए लिखता हूँ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ पर अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का जो टेबल है उसको देखें या हम जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करें तो उससे जो हमें आंसर मिलता है हम उसको इसके साथ जो इनफ्लोज हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 25,000 इंटू 0.909, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा जी 22,725। ठीक इसी तरह मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो 25,000 है और मैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई करता हूँ जो अगला हमारा आ रहा है इसमें जो है डिस्काउंट फैक्टर 0.8226, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 20,650। फिर इसके बाद 25,000 इंटू मैं करता हूँ 0.761, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आता है 19,025। फिर इसके बाद मैं यही 25,000 अगले साल का जो इनफ्लो है इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अगले साल के डिस्काउंट फैक्टर के साथ, दैट इज़ 0.683। इसका जो आंसर है वो आता है 17,075। फिर इससे नेक्स्ट ईयर का भी इसी तरह 25,000 इंटू 0.621 और जो आंसर आता है 15,525। फिर उससे अगले साल 6 ईयर में जाके कैलकुलेशन करता हूँ 0.564 और इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं 14,100। अब ये हमारे पास डिस्काउंटेड जो है वो कैश इनफ्लोज आ रहे हैं। अब इसकी मदद पे अगर हम लोग कम्युलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बनाएं, कम्युलेटिव कैश फ्लोज, इसका कॉलम बनाएं तो ये बनता है 22,725 पहले साल का कैश इनफ्लो, दूसरे साल का जो है ये और ये जमा कर लेंगे और ये बन जाएगा 43,375। फिर उससे नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा, इसमें ये ऐड कर लेंगे तो 62,400। फिर इस